हेलो और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनअकैडमी। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपको वेलकम करता हूँ अनस्टॉपेबल्स की इस चैनल के ऊपर, जहां हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी लिटरेचर के ऊपर पिछले सीरीज को। यस जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस के अंदर एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस कर दिए हैं। करीबन 3 से 4 सेशंस लिए, क्योंकि यूपीएससी अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, मेंस का पेपर देखोगे तो लिटरेरी ट्रेडिशंस के ऊपर बहुत बार सवाल पूछ चुकी है। उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे मिडिवल इंडियन लिटरेचर के ऊपर कि कैसे मध्यकालीन भारत के ऊपर कौन से बुक्स के नाम, कौन से ऑथर्स को याद रखना है, लिटरेरी ट्रेडिशंस कैसे निकल के आए, कहानी के माध्यम से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ 3-4 टॉपिक्स के ऊपर देखेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, कंटेम्पररी किंग्स कौन थे, साथों के साथों बुक की जो थीम है वो भी देखनी है। और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को खास करके जब डिकोड करने की बात आती है, तो विच आर द सोर्सेस ऑफ हिस्टोग्राफी सर, है ना, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कौन से थे, सरकारी रिकॉर्ड्स में क्या क्या थी, बायोग्राफीज कहाँ पे आती है, नॉन ऑफिशियल हिस्ट्री कहाँ से आती है। बहुत सारे गेजेटर्स और लिटरेरी ट्रेडिशंस आपको मिडिवल इंडिया में अकबर के कोर्ट्स है या दिल्ली के सुल्तानों के अंदर से मिल जाते हैं वो। साथों के साथ मिडिवल इंडिया में हम लोग ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से भाषा में हिस्ट्री की किताबें लिखी गई थी सर, ओके, या कंटेम्पररी बुक्स लिखी गई थी, कि पर्शियन लैंग्वेज थी, अरबिक लैंग्वेज थी, उर्दू थी, या कोई स्थानिक भाषा को लेके, जैसे मध्यकालीन भारत में विजयनगर डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ, तो विजयनगर डायनेस्टी में तेलुगु कन्नड़ा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो इस तरह का सेशन रहेगा और हम आपको पूरा का पूरा लिस्ट दे देंगे कि कौन सी किताबों का ट्रांजिशन हुआ है इन द मिडिवल लैंग्वेज। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा कि आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर दीजिए और हमें फॉलो करिए ऑन दी अनअकैडमी। यस जी हाँ, मैं वहां पे लाइव क्लासेस लेता हूँ, स्पेशल क्लासेस कहते हैं जिसे, वो फ्री होते हैं आप सबके लिए। और वहां पे मैं लाइव कंसेप्चुअल क्लासेस ले रहा हूँ। जैसे अभी मेरी एक इंटरनेशनल मूवमेंट के ऊपर सीरीज चल रही है, वहां मैंने अभी एक कम्युनिज्म के ऊपर सेशन लिया है, वैसे ही एक सेशन मैं लेने वाला हूँ सोशलिज्म के ऊपर, लेफ्ट मूवमेंट्स और बहुत सारे आदि इत्यादि मुद्दों के ऊपर। तो आप जरूर से इसके साथ जुड़िएगा हमारे साथ। ये क्यूआर कोड है, आपको इसके बाद सीधी यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर लेके जाएगा, फॉलो कर दीजिएगा, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस एज वेल। बाकी अगर आप हमारे प्लस क्लासेस में जुड़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। अभी अनअकैडमी पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है यूजिंग दिस कोड पी एन लाइव। जी हाँ दोस्तों, ये कोड को यूज करिए पी एन लाइव को, 50% ऑफ होली ऑफर प्लस 6 मंथ्स आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। आपको बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलेगी, इसमें प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आ जाती है, साथों के साथ ऑप्शनल तक की तैयारी आप कर सकते हो विथ अ वेरी डिस्काउंटेड फीस आई वुड से। तो जीएस प्लस ऑप्शनल इंक्लूडिंग सी सेट इज फॉर 1 ईयर प्लस, आपको यहाँ पे मिल जाएगी 45,000 रुपीज के अंदर, अगर आपने ये कोड यूज किया पी एन लाइव। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप जरूर से लाभ लीजिए। 27 मार्च को नई सीरीज या नई हमारी बैच शुरू हो रही है, अनलिमिटेड आप बार क्लासेस देख सकते हो, बहुत फायदा होगा। इंग्लिश के एक्सक्लूसिव बैचेस भी है, साथों के साथ ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल का मेरा पेपर 2 अब खत्म हो रहा है, पर आप जरूर से वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे 31 मार्च को होने वाले ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के अंदर जुड़िए। या जी हाँ दोस्तों, लाइव सिमुलेशन मॉक टेस्ट है जहां आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। क्वेश्चन पेपर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हमारी पैनल के द्वारा सॉर्ट आउट किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, तो बहुत ही लाभ होगा। क्यूरेट हमने किया है और यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको पता होगा कि एलिमिनेशन सिस्टम चली गई है, तो उसको भी हमने ध्यान रखने की कोशिश की है। तो जरूर से जुड़िए, ये कोड यूज करिएगा बाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन और ज्वाइनिंग द अनअकैडमी एप्लीकेशन एज वेल। यू कैन यूज दिस कोड पी एन लाइव, दिस विल गेट यू टू दी अनअकैडमी एंड ऑल्सो योर पाथवे टू लबासना। खैर, हम शुरू करते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब जैसे एक सवाल आया था, योग वशिष्ठ नाम की किताब है, निजामुद्दीन पानीपति ने किसके दौर के अंदर ट्रांसलेट किया था। तो देखिए, मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर आपको बुक्स के नाम, ऑथर के नाम आपको पूछे गए हैं, तो उसी के ऊपर से हम लोग देखते हैं कि कैसे शुरू हुआ। अब देखिए, मिडिवल हिस्ट्री को अगर हम लोग गेज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं विथ रेफरेंस टू दी हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, तो हमें तो पहले ये देखना है कि कौन सी डायनेस्टी से हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे सर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि हम लोग जब डायनेस्टी वाइज पढ़ने की कोशिश करें या क्रोनोलॉजी वाइज देखने की कोशिश करें, तो हमें मिडिवल हिस्ट्री को शुरू करना पड़ेगा अरबों की एंट्री से, क्योंकि अरब्स इंडिया में आए ना 7th सेंचुरी में, ये 8th सेंचुरी में। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको पता होगा सर, ठीक है। तो जब से ही अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया होता है, तब से ही हमें यह पता चलता है कि अरबिक और पर्शियन लिटरेचर की जो डेवलपमेंट है, ओरिजिन हमको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी में आपको यहां से एक तो ट्रांजिशन मिलता है, दूसरा हमें देखने को मिलता है कि गजनी के आक्रमण के समय पे
जब मोहम्मद गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया 11th सेंचुरी के अंदर, 1017 के बाद हमें ये पता चलेगा कि गजनी विल बी इन्वेडिंग इंडिया। एंड फाइनली मोहम्मद गोरी, गोरी के आगमन के बाद एक चीज ये हुई कि दिल्ली के सुल्तनत की स्थापना होगी, राइट सर, ओके। तो दिल्ली का सल्तनत की जब स्थापना होती है, कब होती है? तो समवेयर इन द 13 सेंचुरी, 1206 ऑनवर्ड से। तब से हमें ये देखना है कि मिडिवल हिस्टोग्राफी में कैसे डेवलपमेंट हुआ। एंड फाइनली वी विल आल्सो ट्राई टू सी कि कैसे मुगल्स आए, और मुगल्स के समय पे हमें ये पता चलेगा कि बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां किस तरह से अलग अलग पीरियड के अंतर्गत अलग अलग जो राजा थे औरंगजेब के कार्यकाल में हिस्टोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले अरब इन्वेजन्स, अरब इन्वेजन्स के पॉइंट ऑफ से हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, हम 5-6 चीजों को ध्यान रखेंगे, बुक के नाम, ऑथर के नाम और लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है। देखिए अरब इन्वेजन के ऊपर से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी, एक बुक मिलती है जिसका नाम है चाचनामा। ये बुक का नाम याद रखेगा सर, ठीक है ना, कुछ नहीं याद रहेगा तो, क्योंकि ये राजा चाच की कहानी है। चाच कौन हुआ करते थे? सिंध के राजा हुआ करते थे, सिंध जिसके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। तो राजा चाच वाज द फाउंडर ऑफ द सिंध डायनेस्टी, द ब्राह्मणाबाद डायनेस्टी। उन्हीं के ही चाच के ही वंशज हुआ करते थे राजा दाहिर। दाहिर का नाम सुना होगा आपने सर, ठीक है। जब कासिम ने आक्रमण किया तो किंग दाहिर वाज एक्चुअली रूलिंग ओवर सिंध, ओके। पर दाहिर के जो डायनेस्टी के फाउंडर थे उनका नाम था राजा चाच। राजा चाच की जो हिस्ट्री थी और किस तरह से उनका शासन चलता है, वो सिंध के इतिहास में लिखा गया है चाचनामा। अब देखिए कोई भी किताब के पीछे नामा आएगा ना, नामा, हमेशा याद रखना कि ये पर्शियन है। नॉर्मली नामा इज नोन एज बायोग्राफी सर, ठीक है। तो किसका नामा है, किसके नाम के पीछे है सर, है ना, इस तरह से कंसेप्चुअली हम लोग याद रखेंगे। ओरिजिनली ये किताब वी विल सी कि अरबिक में लिखी गई थी अरब ऑथर्स के द्वारा। लेटर ऑन इसका ट्रांसलेशन हुआ है 13 सेंचुरी के अंतर्गत सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। सो इट इज एक्चुअली रिटन इन द अरबिक, अरबिक हिस्ट्री में लिखी गई थी, जहां राजा चाच और कासिम के इतिहास के ऊपर है, दाहिर के इतिहास के ऊपर है। इसका ट्रांसलेशन किया गया था। ट्रांसलेशन करने का मतलब क्या है कि ओरिजिनली अरबिक में ये किताब थी पर बेसिकली ट्रांसलेट हो गई। तो ये पहली चीज आपको याद रहनी चाहिए। इसके सिवा फॉरेन ट्रैवलर्स अरबों के बाद बहुत हुए। देखिए अरब्स तो कभी पॉलिटिकल इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मतलब अरब्स की जो ब्रांचेस थी, एक मुल्तान में और एक मंसूरा में, सिंध के आजू बाजू में उनकी डोमिनेशन रहेगी, बट दे वोंट बी एबल टू क्रिएट एन एम्पायर इन इंडिया। पर अरब व्यापारियों के रूप में इंडिया में आते रहे 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी में। जैसे एक व्यापारी थे अल मसूदी और एक थे सुलेमान। इन दोनों का नाम याद रखना, क्योंकि इन दोनों ने गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसके बारे में हमें बताया है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है, जहां से हम लोग को कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है कि भाई अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन थे, तो दे वर ट्रैवलर्स। बाय द वे, फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया के ऊपर आई विल बी टेकिंग अ सेशन, है ना, एक और वीडियो मैं बना दूंगा फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर। प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना। मैंने उसके ऊपर एक स्पेशल क्लास की सीरीज ली हुई है, पर उसमें और भी कुछ कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर चर्चाएं की जा सकती है। तो मैं यहाँ यूट्यूब में एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना दूंगा आधा 1 घंटे का, उसमें सब फॉरेन ट्रैवलर्स खत्म हो जाएंगे। बट वंस वी कंप्लीट द लिटरेचर पार्ट, है ना, साहित्य को खत्म करने दो, उसके बाद करेंगे सर, ठीक है। तो इन दोनों की कहानी आपको पता हो जानी चाहिए। दूसरी अरब्स की कंट्रीब्यूशन इंडिया में वो है पंचतंत्र का ट्रांसलेशन। पंचतंत्र का ट्रांसलेशन क्यों? क्योंकि पंचतंत्र जो कहानियां हुआ करती थी वो चतुर लोमड़ी की, और आपने बेसिकली स्कूल्स में भी पढ़ी होगी, वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। गुप्ता पीरियड या उसके भी पहले के पीरियड की है, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली प्री मौर्यन कहते हैं उसको, प्री मौर्यन से पोस्ट मौर्यन के बीच में कंपाइलेशन गुप्ता पीरियड में हुआ था। पंचतंत्र की जो वार्ता है उसको पहले फिर पर्शियन में और पर्शियन से फिर अरबिक में ट्रांसलेट किया गया था सर, ठीक है। ये अरबों के कार्यकाल में होता है सर, ठीक है। तो उसका नाम था कलीला व दिम्मा, है ना, कलीला व दिम्ना सर, ठीक है ना। ये बुक का नाम हुआ करता था, याद रखना। इसमें दो लोमड़ियों की कहानी है, कलीला और दिम्ना सर, ठीक है ना, समझे। सो देयर वर टू जैकॉल्स, लोमड़ी जिसे कहते हैं हम लोगों के ना, उनकी कहानी के ऊपर से ये बुक लिखी गई है। ये ओरिजिनली पंचतंत्र की वार्ता के ऊपर से है ना। तो हमें अरबों की पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें याद रखनी चाहिए। चाचनामा, अल मसूदी और सुलेमान, ये दोनों के दोनों ट्रैवलर्स थे, ये बाद में आए थे। और पंचतंत्र का ट्रांसलेशन किसके दौर में हुआ था? अरबों के ट्रांजिशन। बाकी अरब भारत के अंदर से नंबर सिस्टम का ट्रांसलेशन करके गए, उसको ये लोग ने हिंदवी कहा है सर, ठीक है ना। या अगर आप देखोगे हिंद सा कहा है, इंडिया की जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को इन्होंने हिंद सा कहा है सर, ठीक है। इंडिया के अंदर से वी विल सी कि अरब्स जो थे वो म्यूजिक के ट्रेडिशंस भी सीख के गए, और भी बहुत सारी चीजें सीख के जाता है, हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। खैर, तो ये तो पहली कहानी थी अरब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। उसके बाद अगर आप समझने की कोशिश करिए, भारत में जो अरबिक और पर्शियन लिटरेचर बनता है वो गजनी के कार्यकाल के अंदर आपको मिलेगा सर, ठीक है।
अब मोहम्मद गजनी कब आया था? 11th सेंचुरी के अंदर। कब आएगा एग्जैक्टली? तो 1016-17 ऑनवर्ड से मोहम्मद गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण करने शुरू किए सर, और उसी के ही आक्रमण के परिणाम स्वरूप वी विल कम टू नो कि उसके कोर्ट में बैठे जो ऑथर्स है वो भी इंडिया की तरफ आएंगे, एंड दे विल आल्सो बी राइटिंग अबाउट इंडिया, राइट सर? ठीक है। तो गजनी के कार्यकाल में, है ना, समझे, हमें 3 ऑथर्स का नाम पता होना चाहिए। हमें गजनी के कार्यकाल में 3 ऑथर्स का नाम पता होना चाहिए। एक सबसे प्रोमिनेंट कोर्ट पोएट हुआ करता था, इसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी किताब उल हिंद नाम की एक किताब लिखते हैं। ये अल बरूनी के ऊपर 2 साल पहले यूपीएससी ने 2021 प्रीलिम्स में सवाल पूछ दिया था कि अल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी और उसने सोमनाथ मंदिर के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा। क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर भी, कि गजनी के कार्यकाल के समय पे सोमनाथ के ऊपर उसने इन्वेजन किया था, राइट? तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। इसमें उन्होंने भारत की सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, कास्ट सिस्टम, पुराणों का ट्रांसलेशन खुद लिखा है। इनफैक्ट अल बरूनी ने ट्रांसलेशन किया था। किसका ट्रांसलेशन किया था? संस्कृत की किताबों का, याद रखना सर, ठीक है ना? तो उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है, जहां अल बरूनी भारत में आके जो पुराण है, पुराण का ट्रांसलेशन करता है, फिर उसमें से अरबिक किताब लिखेगा सर, है ना? ये अरबिक में लिखी गई थी, याद रखना सर, ठीक है ना? किताब उल हिंद जो है। और इंटरेस्टिंगली उसने सोमनाथ टेम्पल और भारत की जाति प्रथा और भी चीजों के ऊपर बताया है। अल बरूनी के ऊपर मैंने स्पेशल क्लास लिया हुआ है। आप प्लीज प्रतीक नायक की प्रोफाइल, मेरी जो प्रोफाइल है अभी मैंने आपको बताया, उसको एक बार स्कैन करिएगा। उसमें एक सीरीज ली हुई है, फॉरेन ट्रैवलर्स इन मिडीवल इंडिया। सीरीज का नाम क्या है? फॉरेन ट्रैवलर्स इन मिडीवल इंडिया। सो इफ यू डाउनलोड दैट क्लास, या आपको वो मिल जाएगा, उसमें अल बरूनी से लेके जितने भी विदेशी आए हैं उन सब के ऊपर मैंने आधा आधा एक एक घंटा पढ़ाया हुआ है। खैर, यहाँ पे एक छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा फॉर द प्रीलिम्स पर। अगर आप एक्सक्लूसिवली पढ़ना चाहते हो तो जरूर से ये लिंक को स्कैन कर दीजिए, एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द स्पेशल क्लासेस। वो फ्री के क्लास है बाय द वे सर, ठीक है ना? दे आर नॉट पेड क्लासेस, दे आर फ्री क्लासेस ओनली। खैर, गजनी के कोर्ट में आपको एक दो और ऑथर्स देखने को मिलेंगे सर, ठीक है? एक तो था उतबी, एक तो था उतबी, एक तो था उतबी। उतबी ने किताब उल यमनी लिखी है, किताब उल यमनी। और इसके सिवाय आपको मिलेगा फिरदौसी, जिसके द्वारा शाहनामा लिखा गया था। अब देखिए, ये बुक बड़ी सिग्निफिकेंट है सर, ठीक है? क्योंकि इस बुक का कंटेक्स्ट ऐसा है कि गजनी ने इसको फिरदौसी को कहा था कि तू मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखना, तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा सर, ठीक है? आई विल गिव यू रिवॉर्ड्स। बट लेटर ऑन हो जाता है उल्टा, और जब पैसे देने की बात आएगी तो गजनी ने उसको चिल्लर पकड़ा के भेज दिया। तो फिरदौसी नाराज हो जाते हैं। फिरदौसी कहते हैं कि भाई देख राजा, तूने कविराज से ये गलत कर दिया है, उसके उसको तूने अपमान किया है, और ये कविराज जब मानेगा नहीं, तो फिर कविराज ने इसके ऊपर इसका सेकंड वॉल्यूम लिखा, और इसमें गजनी जो था राजा के रूप में, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई थी सर, ठीक है? तो ये दोनों की दोनों कहानी आपको पता होनी चाहिए शाहनामा के अंतर्गत। ये क्रिटिकल बुक थी। क्रिटिकल का मतलब ये है कि राजा की अपमान किया गया था, या सार्केज्म के रूप में सर, है ना, राजा की क्रिटिसिज्म करने की कोशिश की गई थी इन दिस बुक, है ना? प्लीज रिमेंबर सर। खैर, इसके सिवाय हमें याद रखनी है दिल्ली के सुल्तान्स को सर, ठीक है ना? दिल्ली के सुल्तान्स को। अब देखिए, दिल्ली के सल्तनत में कौन से राजा है? तो आप सभी को पता है कि दिल्ली के सल्तनत में 5 डायनेस्टी आती है। पहले स्लेव डायनेस्टी आई, स्लेव के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद हमें देखने को मिलते हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के साथ साथ हमें ये देखने को मिलते हैं सैयद, और सैयद के बाद फाइनली हमें देखने को मिलते हैं लोधी, राइट सर? ओके। सो वी फाइंड 5 डायनेस्टीज इन द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली के सुल्तनत में हमें 5 डायनेस्टी मिलती है। स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। क्या इन सब के कोर्ट में कौन ऑथर्स हुआ करते थे और किन किन लोगों ने इनके बारे में लिखा है सर? ओके। तो स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, जिसकी शुरुआत कब की थी? मोहम्मद घोरी के समय से, क्योंकि घोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सत्ता हथिया ली थी मोहम्मद घोरी के मृत्यु के बाद। तो 1194 के आसपास मोहम्मद घोरी ने भारत के ऊपर अटैक किया। 1191-92 में बैटल ऑफ तरेन हुई। बैटल ऑफ तरेन में उसने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया, और उसके बाद 1194 में उसने जयचंद को हरा दिया कन्नौज की लड़ाई में। उसके बाद उसी का ही सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसके गुलाम के रूप में रहने लगा, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में 1206 के अंदर मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद अपनी एक अलग वंश की स्थापना की, गुलाम वंश। गुलाम वंश के कंटेम्प्रेरी पीरियड में ही भारत में जो पर्शियन ऑथर्स है वो सेंट्रल एशिया से आने की शुरुआत कर चुके थे, और इन्हीं के द्वारा इंडिया में किताबें लिखी गई है सर, ओके ना? तो इसमें सबसे पहली किताब आपको देखने को मिलती है ताजुल मसीर। ताजुल मसीर सर, ठीक है ना, समझे? ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत है, याद रखना सर, है ना? ये स्लेव डायनेस्टी कहां से कब तक रूल करती है?
तो स्लेव डायनेस्टी रूल करती है 1206 से लेके 1290 तक। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी जो शुरुआत थी, घोरी कैसे तरेन की लड़ाई के बाद जीतता है, उन सब के बारे में हसन निजामी ने लिखा है और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक तक लिखा था सर। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वाली जो कहानी है वो लिखी गई थी तबाकत नसीरी के अंदर। तबाकत नसीरी, तबाकत नसीरी, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, तबाकत मसीरी सर, ठीक है ना। ये किसने लिखी थी? मिन्हाज सिराज के द्वारा लिखी जाती है। हसन निजामी ने कौन सी लिखी थी? ताजुल मसीर लिखी थी सर, ठीक है ना। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन में शायद 19-20 हो सकता है, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड बिकॉज Persian is not my native language, but I'll try to speak as much clear. This happened in the previous sessions as well. Someone commented, so I don't want to disrespect. Might be some kind of slip of tongue as well, sir. खैर, तो we will find कि पिछले क्लास में कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर मैं पढ़ा रहा था, तो किसी को ऐसा लग गया था। खैर, मेरा डिसरिस्पेक्ट करने का इंटेंशन नहीं था। तो मिनाज सिराज के द्वारा तबाकत नसीरी लिखी गई है। याद रखेगा, ये अल्तुतमिश के समय से आया। इसने रजिया को काफी क्रिटिसाइज भी किया था। इनफैक्ट इसने कहा था कि रजिया के पास सब गुण हैं। आपको पता होगा अल्तुतमिश की डॉटर हुआ करती थी रजिया, पर रजिया के पास एक गुण की कमी क्या है? वो था कि शी इज अ वुमन, शी इज अ लेडी, एंड बिकॉज शी इज अ लेडी शी डज नॉट डिजर्व टू बी अ किंग, है ना, वो राजा नहीं बन सकती। ऐसे मिन्हाज सिराज ने लिखा है सर, ठीक है। आखिर में ही स्लेव डायनेस्टी में बलबन के पहले एक राजा था नसीरुद्दीन मोहम्मद, अगर आपको पता होगा तो अल्तुतमिश का पोता हुआ करता था, और इसके कार्यकाल में ये बुक कंप्लीट की गई थी। तो ये दो किताबें हैं जो स्लेव डायनेस्टी के साथ जुड़ी हुई है, गुलाम वंश में। ये दोनों की दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसी पीरियड में आपको आमिर खुसरो की एंट्री मिलेगी। एक्चुअली आमिर खुसरो केम, उनके जो फोर फादर्स थे वो बलबन के कार्यकाल में इंडिया आ चुके थे। तो इनका जन्म तो पटियाली में हुआ था, पटियाली इज इन उत्तराखंड, ओके। एंड आमिर खुसरो इस दौर में पर्शियन में भी लिखते हैं और उर्दू में भी लिखेंगे। उर्दू में क्यों? क्योंकि जो कैंटोनमेंट्स में, छावनियों में भाषा बोली जा रही थी वो ये थी, है ना। आमिर खुसरो एक्चुअली ज्वाइंड इन द कोर्ट ऑफ बलबन ओनली सर, ओके। तो अगर कहानी अगर आपको पता होगी तो मंगोल्स जो है ना, जो सेंट्रल एशिया से आते थे, मंगोल्स एक बार आमिर खुसरो को उठा के भी लेके चले गए थे सर, ओके। तो बलबन का छोकरा था महमूद, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का गवर्नर था, और उस टाइम पे मंगोलों के आक्रमण के समय आमिर खुसरो भी चले गए थे, फिर वापस उनको लाया जाता है। खैर, आमिर खुसरो के द्वारा पर्शियन में एक स्टाइल डेवलप हुई है जिसका नाम है सबक हिंद। सबक हिंद, द स्टाइल ऑफ राइटिंग हिंदवी लैंग्वेज, हिंदुस्तानी लैंग्वेज का इवोल्यूशन आपको मिलता है सर, ठीक है। इनके समय पे ही बहुत सारी किताब पॉलिटिकल हिस्ट्री के रूप में, लव स्टोरीज के रूप में भी लिखी गई सर, ओके। एक आपको देखने को मिलती है कैजन उल फतह। कैजन उल फतह अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के ऊपर है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि आमिर खुसरो किन किन राजाओं के कोर्ट में हुआ करते थे। तो आमिर खुसरो एक नहीं, नौ, दो नहीं, पर नई नई करके उन्होंने 8 से 9 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। कितना? 8 से 9 सुल्तानों का। तो ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ बलबन, याद रखिएगा सर, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी होंगे तो ऑब्वियस है कि ही इज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ जलालुद्दीन खिलजी एज वेल सर, ठीक है, क्योंकि जलालुद्दीन उसके पहले ही हो गए थे। उसके बाद आप देखोगे तो ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ ग्यासुद्दीन बिन तुगलक सर, है ना। वो ग्यासुद्दीन बिन तुगलक, क्योंकि तुगलक जो थे वो निजामुद्दीन औलिया को अपना काइंड ऑफ, है ना, प्रतिस्पर्धी के रूप में मानते थे। और जो अमीर खुसरो है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े शिष्य थे, उनके शागिर्द हुआ करते थे। खैर, तो वी विल फाइंड कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ इन्होंने कैजन उल फतह लिखी है। एक किताब है नूह सिपर, नूह सिपर सर, ठीक है ना, समझे। नूह सिपर एक किताब इनके द्वारा लिखी गई है। इसके सिवाय आमिर खुसरो के द्वारा किताब लिखी गई है जिसका नाम है आशिका। आशिका, आशिका देवल रानी खिजर खानी इसको कहते हैं, आशिका। आशिका और देवल रानी खिजर खानी इज अ बुक अबाउट द लव स्टोरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सन with a local queen called as देवल रानी सर। she belong to the court of most probably चित्तौड़, ऐसा कहते हैं सर, ठीक है। इसके सिवाय इसने, आमिर खुसरो ने तुगलकनामा भी लिखी है। तुगलकनामा में कैसे ग्यासुद्दीन बिन तुगलक का ओरिजिन हुआ, तो बलबन से लेके, बलबन कब था? 1280 1290 के बीच में, 1266 से 1287 तक रूल किया उसने। अलाउद्दीन खिलजी आप देखोगे 1296 से लेके 1316, और ग्यासुद्दीन बिन तुगलक था 1320 से लेके 1325 तक। मतलब नई नई करके 8-9 सुल्तानों का टाइम फ्रेम इन बिटवीन, और भी छोटे बड़े राजा हो गए हैं। सबके ऊपर नहीं जा रहा हूं, पर आपको पूछा जा सकता है सर, ठीक है। इनके समय पे ही उर्दू का डेवलपमेंट का यूज हुआ, और उर्दू के अंदर जो दहलवी हिंदी कहते हैं सर, ठीक है ना, समझे। जो उर्दू जबान है, जबान है हिंद जिसे कहते हैं सर, ठीक है, वो भी इनके द्वारा ही यूज होने की शुरुआत होती है। तो उर्दू के ऊपर मैं आता हूं, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके सिवा एक और किताब है जिसका नाम है किरान व सदैन।
ये भी हमको आमिर खुसरो के द्वारा लिखी हुई मिलेगी सर, ठीक है। तो दिस आर द वर्क्स ऑफ आमिर खुसरो। इनका कंट्रीब्यूशन म्यूजिक में भी है, आर्ट में भी है, संगीत के ऊपर कभी बाद में डिस्कस कर देंगे, पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ओके। इसके सिवाय वी विल फाइंड की स्लेव डायनेस्टी और आपकी खिलजी डायनेस्टी के बाद दिल्ली के सल्तनत में जो तीसरी डायनेस्टी आती है वो है तुगलक डायनेस्टी। अब याद रखना कि तुगलक डायनेस्टी में मैक्सिमम किताबें लिखी जाएगी, क्यों? क्योंकि दिस इज अ पीरियड जहां सबसे लंबे समय तक ये लोग टिकते भी है, ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए 1320 से लेके 1414 तक तुगलक डायनेस्टी रूल करेगी। तो ये तुगलक डायनेस्टी के कार्यकाल के अंदर हमें ये पता चलता है कि किताबें काफी सारी लिखी गई है। ये तुगलक डायनेस्टी में अरेबिक हिस्ट्री भी लिखी गई है, बायोग्राफीज भी लिखी गई है, और भी किताब आपको देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है ना, समझे। तो एक किताब आपको देखने को मिलती है, किताबुल रोहेला। किताबुल रोहेला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। इब्न बतूता अगर आपको पता होगा तो मोरक्को से आया था, इन द कोर्ट ऑफ हुम, ही केम इनटू द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ओनली, एंड ही स्टेड इन इंडिया फॉर 8 इयर्स, ऑलमोस्ट 1334 से लेके 1342 तक ये भारत में रहता है। और फिर उसको लेटर ऑन वी विल सी के काजी भी बनाया जाता है इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। लेटर ऑन ही वाज सेंट टू चाइना एज एन एम्बेसडर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक टू द चाइनीज एम्परर्स कोर्ट एज वेल सर। खैर, तो एक ये बात हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कहाँ से किस तरह से बातें हैं। इसमें इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, भारत में क्राइम, रॉबरी, बहुत सारी चीजें हैं, इनके ऊपर भी एक स्पेशल क्लास लिया हुआ है, प्लीज देख लीजिएगा सर, ठीक है। इसके सिवाय मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ही सर, है ना, याद रखेगा, एमबीटी के समय पे ही, एमबीटी कब रूल कर रहा था, तो 1325 से लेके 1350 तक सर, ओके। इनके कार्यकाल में तीतुनामा या तूतीनामा या तुतुनामा करके एक किताब है सर, ठीक है ना, उसका ट्रांसलेशन हुआ था। एक्चुअली ये किताब जो है ये संस्कृत में किताब हुआ करती थी। इट वाज अ बुक ऑन पैरट्स, ठीक है ना, समझे, तोते के ऊपर आपको हुआ करती थी। इनके ऑथर का नाम याद रखिएगा, जिनका नाम है जिया नक्शबी सर, ठीक है ना, समझे। तो दे कैन आस्क यू कि भाई ये कौन थे, ये किसके कोर्ट में थे, कौन किसके कंटेम्पररी थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्पररी हुआ करते थे, ये याद रखना सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको एक ऑथर देखने को मिलते हैं इसामी, एक ऑथर मिलते हैं इसामी। ये भी कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही आपको मिलेंगे। ये भी एक पर्शियन हिस्टोग्राफी की किताब लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्पररी पीरियड में। ये तब की बात है जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल को ट्रांसफर किया था। आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली या देवगिर लेके गया था। देवगिर का ही नाम दौलताबाद था। 1327 की ये बात है जब वो सत्ता में आके 2 साल हुए थे। इसामी को बेसिकली माइग्रेट करवाया गया था, काइंड ऑफ फोर्सफुल था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि वहां पे स्कॉलर्स और उन सब की एंट्री ज्यादा हो सर। खैर, तो इस बेसिस के रूप में इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था फुतुवत उस सलातीन सर, ठीक है ना, फुतुवत उस सलातीन सर, ओके। ये पर्शियन वर्स की किताब है। इट फॉलोड द शाहनामा। शाहनामा मतलब जो मैंने आपको बताया, फिरदौसी के द्वारा जो स्टाइल लिखी गई थी, वैसी ही स्टाइल में उसने क्रिटिसाइज किया था मोहम्मद बिन तुगलक को कि भाई मेरे को माइग्रेट कराया तू साउथ इंडिया में, मैं तू बेकार राजा है सर, ठीक है ना। तो इबन बतूता, इसामी, जिया नक्शबी सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको जियाउद्दीन बारनी देखने को मिलेगा सर, ठीक है। जियाउद्दीन बारनी एक्चुअली वी विल फाइंड कि यहाँ यूपी से बिलोंग करते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक से लेके फिरोज शाह तुगलक और उसके पहले के राजाओं के बारे में लिखता है सर, ठीक है। नाम है तारीख फिरोज शाही, नाम है तारीख फिरोज शाही बुक का नाम, पर शुरू होती है बलबन से। बलबन का मतलब 1280 से, है ना। और इसमें उन्होंने खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक सबके बारे में लिखा है। जियाउद्दीन बारनी सबसे ज्यादा इस बुक में मोहम्मद बिन तुगलक को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के 5 एक्सपेरिमेंट्स आप सबको पता होंगे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल था, टोकन करेंसी था, कराची एक्सपीडिशन जो उत्तराखंड और हिमाचल में उसने एक्सपीडिशन भेजा था, खुरासन एक्सपीडिशन जो उसने सेंट्रल एशिया के लिए एक अलग से सेना क्रिएट की थी, साथों के साथों एक 5वां एक्सपेरिमेंट था, वो था टैक्सेशन इन दोआब, दोआब वाले प्रदेशों में बहुत सारा कर लागू करना। ये सब कुछ वी विल फाइंड की तारीख फिरोज शाही के अंदर मेंशन किया गया था जियाउद्दीन बारनी। और जियाउद्दीन बारनी इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक की क्रिटिसिज्म भी करता है कि ये बेकार बंदा है सर, ठीक है ना, समझे। जियाउद्दीन बारनी के द्वारा एक और किताब लिखी गई है फतवा जहंदरी। ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक के द्वारा, हमेशा याद रखना, इस्लामिक लॉ और शरीयत को कैसे चलाना है शासक के रूप में, उसकी पूरी गाइडेंस है। शरीयत मतलब जो थियोक्रेटिक स्टेट की स्थापना करने की बात करेंगे सर। खैर, इसके सिवाय वी विल फाइंड कि फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक कब रूल करते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 तक आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। उसके कोर्ट में थे अफीफी, शम्स सिराज अफीफी। इन्होंने भी एक किताब लिखी है तारीख फिरोज शाही। अब देखिए 2 तारीख फिरोज शाही है। एक तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बारनी की है जो मेनली शुरू होती है बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक। दूसरी फिरोज शाह तुगलक की खुद की बायोग्राफी है सर, ठीक है, जहां बारनी फिरोज शाह तुगलक के 8 साल के बारे में बताते हैं, क्योंकि पहले 8 साल के बाद फिर बारनी लिखना बंद कर देते, उनकी मृत्यु हो जाती है सर, ठीक है।
ये यहाँ से शुरू होती है, मतलब 1360 से शुरू होती है, आगे के पीरियड के अंदर आपको मिलेगी। फिरोज शाह तुगलक खुद भी अपनी बायोग्राफी लिखते हैं सर, ठीक है। इसका नाम है फुतुवत फिरोज शाही, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट सर, ठीक है ना। फुतुवत फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक के खुद के द्वारा लिखी गई है। तो दिल्ली के सुल्तान का एकमात्र ऑथर, या बहुत ही कम, मतलब देखिएगा कि मुगलों में तो क्या लिखने की आदत बहुत थी, बाबर को थी, हुमायूं को थी, मतलब हुमायूं की सिस्टर लिखती है, बट देन वी विल फाइंड कि जहांगीर खुद भी लिखता है। तो इसमें आपको ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक के समय पे संस्कृत की किताबों का ट्रांसलेशन हुआ था। तुगलक ने ज्वालामुखी करके एक शक्तिपीठ है कांगड़ा के अंदर, वहां पे अटैक किया था। वहां की लाइब्रेरी में से उसने बहुत सारी संस्कृत की टेक्स्ट लेके आया था, उसका ट्रांसलेशन कराया था। वो मैंने संस्कृत लिटरेचर वाले क्लास में करवा दिया है, उसको आप देख लीजिएगा सर, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी सर। खैर, इसके सिवाय आपको सैयद वंश मिलेगा। सैयद वंश कब आया? तो सैयद वंश आया तुगलक के आक्रमण के बाद सर, ठीक है। तो तुगलक ने भारत में आक्रमण किया 1398 में, और आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तुगलक, तुगलक का ही सेनापति वी विल कम टू नो कि जो सैयद हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया सर, ठीक है ना, समझे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सैयद ओरिजिन के हुआ करते थे, और इनके द्वारा अपना एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। अब सैयदों में एक ही किताब सबसे फेमस है, वो है तारीख है मुबारक शाही। कौन सी किताब है? तारीख है मुबारक शाही। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इट वॉज रिटन बाय याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी सर, ठीक है ना। ये क्यों लिखी गई थी? क्योंकि मुबारक शाह नाम के राजा थे जो सेकंड किंग हुआ करते थे तुगलक डायनेस्टी के, और इनके कार्यकाल की हिस्ट्री आपको यहां से मिलेगी सर, ठीक है। तो ये सैयदों की कहानी आपको मिलती है। सैयदों को हटने के बाद या हटाने के बाद बहादुर लोधी सत्ता के ऊपर आए। कब आया बहादुर लोधी? तो बहादुर लोधी केम टू पावर समवेयर इन द पीरियड ऑफ 1451 सर, ओके। सैयद कुड नॉट रूल फ्रॉम 1414 टू 1451, और इनके लिए तो कहते हैं कि बदायूं से, या हम लोग कह सकते हैं कि मुल्तान से इनकी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, और बदायूं में ये खत्म भी हो गई सर, ठीक है। तो खिजर खान करके जो इनके फाउंडर हुआ करते थे, उनकी नेक्स्ट डायनेस्टी के जो राजा लोग थे वो बदायूं में जाके रिटायर्ड हो गए। बहालू लोधी ने सत्ता कैप्चर कर दी सर, ठीक है। अब बहालू लोधी या बाकी सारे अफगान इंडिया में जो आए, इनके बारे में कोई ऑफिशियल हिस्टोग्राफी नहीं है। बट 17th सेंचुरी के अंदर, 17वीं शताब्दी में सर, ठीक है ना, समझे, हमें ये पता चलती है कि किताबें लिखी गई है अबाउट द अफगान डायनेस्टी बाय दी डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स। इसमें अहमद यदगार थे, नईमतुल्ला थे, अब्दुल्ला करके ऑथर हुआ करते थे, जिन्होंने अफगान डायनेस्टी के नाम लिखा है। जैसे एक है तारीख दाऊदी, जैसे एक है मखजन है अफजाना अफगाना, या तारीख है सलातीनी अफगाना। देखिए नाम ही अफगान है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अफगान डायनेस्टी की किताब है। एटलीस्ट अगर आपको यहां से कोई अफगान अफगान पीछे दिख जाए, या दाऊदी दिख जाए, तारीख शब्द दिख जाए, तारीख तो खैर कॉमन शब्द है, तारीख या तवारीख, यो मिडिवल हिस्टोग्राफी के अंदर यूज होता रहता है सर। खैर, इसके सिवाय अब शुरू करते हैं बाबर को सर, ठीक है। अब आपको भी पता होगा कि 1451 से लेके 1526 तक सर, ओके, मुगल डायनेस्टी या लोधी डायनेस्टी रहती है। 1526 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, और फिर बाबर एंटर हो गया। बाबर की एंट्री के बाद बाबर खुद अपनी एक किताब लिखता है, जिसका नाम है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी, याद रखना ये तुर्किश भाषा में लिखी गई है, तुर्किश भाषा में लिखी गई है। ये पर्शियन में नहीं लिखी गई है, तुर्किश भाषा में लिखी गई है। इंटरेस्टिंगली बाबर ने बहुत सारे कपलेट्स भी लिखे थे, जिसका नाम था मसनवी। लेटर ऑन ये तुजुके बाबरी का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया अकबर के कार्यकाल में। अकबर के कार्यकाल में अकबर का कोर्ट ऑथर, या अकबर के कोर्ट के अंदर सबसे बड़े उसके सिपा सलाहदार हुआ करते थे, उनका नाम था बैरम खान। बैरम खान, या उनको खान बाबा के रूप में पहचानते हैं। बैरम खान के बेटे का नाम था अब्दुल रहीम खान ए खानम। अब्दुल रहीम खान ए खानम वॉज द नवरत्न ऑफ अकबर। अब्दुल रहीम खान ए खानम जो अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, बैरम खान के बेटे हुआ करते थे। इनके द्वारा तुजुके बाबरी का ट्रांसलेशन हुआ था फारसी भाषा में। फारसी भाषा में उसको कहा गया बाबर नामा। देखिए पीछे नामा आया, तो नॉर्मली वी विल सी कि पर्शियन लैंग्वेज की बुक देखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो बाबर ने तुजुके बाबरी और मसनवी लिखा था। मसनवी से कपलेट्स, ओके ना, दो दो लाइन के लिरिक्स बेस्ड कपलेट्स आपको मिल जाएंगे। हुमायूं की सिस्टर हुआ करती थी, अगर आपको पता होगा सर, ठीक है ना। हुमायूं की सिस्टर हुआ करती थी, जिनका नाम था गुलबदन बानो बेगम, जिनके द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है। हुमायूं नामा लिखा गया है, जो हुमायूं की बायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, ऑटोबायोग्राफी ये थी, मतलब खुद के द्वारा लिखा। बायोग्राफी कोई तीसरी पार्टी लिखती है सर, ठीक है।
वैसे ही आपको एक किताब देखने को मिलती है दास्तान आमिर हमजा। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पेंटिंग का वर्क्स था, ये पेंटिंग का वर्क था, ये बुक इलस्ट्रेशन था फारसी भाषा में। आमिर हमजा वाज वन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, और उनके ऊपर आपको ये किताब देखने को मिलेगी जिसका ट्रांसलेशन हुआ था हुमायूं के कार्यकाल में सर, ठीक है। और उसके ऊपर से पेंटिंग बनाए थे मीर सैयद अली और आपके अब्दुल समाद के द्वारा। खैर, तो ये भी याद रखिएगा, इसको कंप्लीट किया गया था अकबर ने सर, है ना। अकबर के कोर्ट में सैकड़ों किताबें लिखी गई, उसके कोर्ट में बहुत सारे ऑथर्स हुआ करते थे, इसमें ट्रांसलेशन भी लिखे गए। हिंदी भाषा का भी थोड़ा डेवलपमेंट अकबर के कार्यकाल के अंदर आपको मिल जाता है सर, ठीक है। अब जैसे अकबर का सबसे नवरत्न में एक तो थे अब्दुल रहीम खाने खानम, जिन्होंने लिखा बाबरनामा, वो ट्रांसलेशन था। तीसरे थे आपके अबुल फजल, है ना। अबू फजल वॉज द नवरत्न, इन्होंने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा का ही एक बुक है जिसका नाम है आयन अकबरी। एक्चुअली क्या है कि अकबरनामा इज अ सेट ऑफ 3 बुक्स, ओके ना, उसमें 3 वॉल्यूम्स है। 3 में से ये जो तीसरा वॉल्यूम है उसको आयन अकबरी कहते हैं। इसमें स्टैटिस्टिक्स, डेटा, बहुत सारी चीजें हैं। ये अबू फजल के द्वारा लिखा गया था। अबू फजल ने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है रुकत अबू फजल सर, ओके ना, जिसमें उन्होंने अकबर को लेटर लिखे हैं, अकबर को और अकबर के फैमिली मेंबर्स को। अबू फजल को लेटर ऑन आपका सलीम यानी कि जहांगीर जो है वो मार देगा। इलाहाबाद के अंदर उसने विद्रोह किया था, करीबन 1599 के आसपास की ये घटना है सर, ओके। अकबर के समय पे ही ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी कंटिन्यू रहा, जैसे वहां पे था फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में या मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, यहाँ पे भी आपको मिलता है। अकबर ने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था मकतब खाना, प्लीज रिमेंबर द नेम सर, ओके, जिसमें रामायण का ट्रांसलेशन हुआ और भी किताबें आपको मिलती है। रामायण का ट्रांसलेशन, सॉरी, महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ, जिसको कहते हैं रस्मनामा। ये पर्शियन रामायण महाभारत हुआ करती थी, जिसको ट्रांसलेट किया था अब्दुल कादिर बदायूनी, मुल्ला बदायूनी कहते हैं। ही वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अकबर ने उसको ही कहा कि भाई तू मेरे को महाभारत ट्रांसलेट करके दे दे, तेरी सब ऑर्थोडॉक्सी में यहाँ पे हवा निकाल दूंगा सर, ठीक है ना, समझे। इसके सिवाय अथर्ववेद का ट्रांसलेशन भी आपको देखने को मिलेगा हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। और अबू फजल का भाई हुआ करता था फैजी, अबू फजल एंड फैजी बोथ वर ब्रदर्स। उनके फादर का नाम था शेख मुबारक। शेख मुबारक को अकबर गुजरात से लेके आए थे जब अकबर ने गुजरात जीता था सर, ओके। फैजी ने मैथमेटिक्स की एक किताब थी जिसका नाम था लीलावती, उसका ट्रांसलेशन किया था। ये लीलावती अगर आपको पता होगी भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है, समवेयर इन द 10th सेंचुरी, 10th और 11th सेंचुरी के बीच में। ये मैथमेटिक्स की, बीज गणित की किताब थी सर, ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब आपको देखने को मिल जाएगी सर। खैर, तो ये कहानी आपको मिलती है। इसके सिवाय बदायूनी खुद पर्शियन लैंग्वेज में लिखता है मुंतकब उल अकबरी, मुंतकब उल अकबरी सर, ठीक है ना, तारीख उल अकबरी भी कहते हैं। अकबर के कोर्ट में और भी पर्शियन पोर्ट्स हुआ करते थे, उतबी और नजीरी। अब आप पूछोगे कि एक उतबी पहले आ गया, तो भाई नाम तो सेम हो सकते हैं, ऑथर्स के पता होने चाहिए सर, ठीक है। आपको निजामुद्दीन देखने को मिलते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन, जिनके द्वारा तबाकत ए अकबरी लिखी गई है सर, ठीक है। और इसी के सिवाय अकबर के कोर्ट में 1000 साल की किताब लिखी गई है। ये कमिटी ऑफ हिस्टोरियंस या ऑथर्स के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम है तारीख अल्फी, है ना। एक ऑथर नहीं है इसमें, आपके एक ख्वाजा निजामुद्दीन भी थे और मोस्ट प्रोबब्ली शायद बदायूनी भी इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। बट इट वाज कंपाइल्ड बाय कमिटी, कमिटी मेंबर्स से, जिन्होंने 1000 ईयर्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पूरी किताब लिखी है सर, ठीक है ना। तो अकबर के कोर्ट में और अकबर के कार्यकाल में हम लोग ये कह सकते हैं कि सैकड़ों किताबें लिखी गई है, सैकड़ों राइटिंग्स हमको यहाँ से देखने को मिलते रहेंगे सर, ठीक है। अब आगे देखने की कोशिश करते हैं कि अकबर के बाद जहांगीर के टाइम में क्या हुआ। तो जहांगीर ने भी कहा कि भाई मैं भी लिखूंगा तुजु के जहांगीरी, है ना। जहांगीर नामा ये ओरिजिनली तुर्की में थी, लेटर ऑन जहांगीर नामा के रूप में वी विल कम टू नो कि ट्रांसलेट की गई पर्शियन लैंग्वेज के अंदर भी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इसके सिवाय जहांगीर के बारे में एक ऑथर लिखते हैं जिनका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। अब याद रखना, लाहौरी को आदेश दिया गया था भाई शाहजहां। शाहजहां ने कहा था कि भाई अपने दद्दा जो है ना अकबर साहब, अकबर के लिए अबू फजल ने अकबरनामा लिखी है, वैसी अपने लिए तू कुछ किताब लिख दे। तो जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, तो शाहजहां की हिस्ट्री को हाईलाइट करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें यह पता चलेगा कि इस दौर में पातशाह नामा नाम की किताब लिखी गई है। तो ये शुरू की गई थी शाहजहां के कार्यकाल में अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। पर पातशाह नामा में जहांगीर का भी एक चैप्टर आपको ऐड होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि शाहजहां के बारे में लिखने से पहले उसके फादर के बारे में, अकबर के बारे में वो सब बताना पड़ेगा ना, इसके लिए लाहौरी का नाम थोड़ा जहांगीर के साथ भी जुड़ता है।
एक्चुअली लाहौरी जो है वो शाहजहां के कार्यकाल में कंटेम्पररी में कंसीडर किए गए हैं। इसके सिवाय नईमतुल्ला, नकीब खान, गियास बेग, है ना, इन सब का नाम भी याद रखना, शायद तक आपको पूछा जा सकता है कि कौन किसके कंटेम्पररी हुआ करते थे सर। ओके, तो लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा, ये शाहजहां के कार्यकाल में है। शाहजहां कब रूल करता है? तो इट इज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1528 टू 1558। वी विल सी कि जहांगीर कब रूल, नहीं सॉरी, 1628 टू 1658। जहांगीर कब रूल करेगा? तो 1605 से लेके 1628 तक का पीरियड। अकबर के कार्यकाल में तो 1556 से लेके 1605 तक का पीरियड। बाबर का पीरियड आपको पता ही होगा, 1526 टू 30 का पीरियड है। और हुमायूं का तो कह नहीं सकते, क्योंकि हुमायूं कभी इंडिया में रहा ही नहीं, 10 साल रहा, उसमें भी वो लड़ाई करता रहा, 1530 से 1540, 40 से 55 के बीच में घूमता रहा, 55-56 में वापिस आया, सीढ़ी से गिरा, मर गया सर। ठीक है, फिर थर्ड पानीपत हुई और अकबर आया सर। खैर, तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे अलग अलग राजाओं के कोर्ट में कौन से ऑथर्स हुआ करते थे। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा है। पातशाहनामा वॉज एन इमिटेशन ऑफ अकबरनामा सर। ठीक है, ये शाहजहां के कार्यकाल में आपको मिलता रहेगा सर। ठीक है, इसके सिवाय शाहजहां नाम की 2 किताबें लिखी गई है अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। एक थे इनायत खान, प्लीज रिमेंबर द नेम इनायत खान। इन्होंने शाहजहां का खुद का नामा लिखा कि भाई देखो मैं भी तुम्हें खुद करने के लिए लिख देता हूं। और दूसरे थे मोहम्मद छली, इनके द्वारा भी शाहजहां लिखा गया है सर। ठीक है, तो इनायत खान वाली बुक बहुत फेमस है, ये मोहम्मद छली वाली उतनी नहीं है। इनायत खान, लाहौरी, इन सब का नाम याद रखेगा कि ये शाहजहां के कंटेम्पररी थे। बाकी आपको दारा शिकोह मिलेंगे, दारा शिकोह द सन ऑफ शाहजहां, ही एक्चुअली ट्रांसलेटेड बुक ऑन गीता, उपनिषद इनटू पर्शियन, संस्कृत की किताबें। और इनके गुरु हुआ करते थे आचार्य कविंद्र, आचार्य कविंद्र सर। ठीक है ना, आचार्य कविंद्र अगर आपको पता होगा तो ये बिलोंग करते थे बनारस से, और शाहजहां ने इनको सिखाने के लिए भेजा गया था, कहा गया था कि आप इनको थोड़ा तैयार कीजिए सर। ठीक है ना, समझे? तो हमें ये क्लैरिटी पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इस टाइम पे बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आ चुके हैं, जैसे बर्नियर था, जैसे टवेनियर था, और भी थे, पर ये फॉरेनर्स के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे सर। ओके, लास्ट मुगल्स के कार्यकाल के अंदर आपको औरंगजेब मिलता है, जो 1658 से लेके 1707 तक रूल करेगा। और इस दौर के अंदर वी विल फाइंड की और किताबें लिखी गई है। इसमें सबसे फेमस जो किताब है जो औरंगजेब के कार्यकाल के अंदर मैं कह सकता हूं, वो है फतवा आलमगीरी सर। ठीक है ना, फतवा आलमगीरी इज अ बुक ऑन दी गाइडेंस ऑफ शरीयत बेस्ड इस्लामिक थियोक्रेटिक रूल, कि एक शासन कैसे चलाना चाहिए। तो बहुत सारे काजियों को बुलाया औरंगजेब ने, स्कॉलर्स को बुलाया, और उनको कहा कि आप मेरे लिए फतवा आलमगीरी कंपाइल करे दिए। ये हनावी स्कूल ऑफ थॉट है, हनाफी स्कूल ऑफ थॉट इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। मुस्लिम पर्सनल लॉस में आज भी इसके ऊपर डिबेट चलती रहती है। और ये उस टाइम पे कंपोज किया गया था, अभी भी इसको पर्सनल लॉस के लिए गाइडेंस में देखा गया है। इसके सिवाय आपको कफी खान करके ऑथर देखने को मिलेंगे। कफी खान ने औरंगजेब का ट्रांजिशन देखा है, औरंगजेब का डिक्लाइन देखा है, कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ वो मतलब है ना बगावत हुई है, उसके बारे में लिखा है। और लेटर मुगल्स में खास करके बंगाल के अंदर क्या हुआ, मुगल कोर्ट के अंदर क्या हालत हो गई, कैसे मराठास खड़े हो गए, अप टिल मोहम्मद शाह रंगीला 1600 या 1732 तक उन्होंने लिखा है सर, है ना, मुंतखब उल लबाब के अंदर सर। ठीक है ना, समझे? कफी खान के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी किताब आती रहती है। इसके सिवा आलमगीर नामा मोहम्मद मिर्जा काजिम के द्वारा, और फतवत आलमगीरी ईश्वर दास के द्वारा सर। ठीक है, इनफैक्ट औरंगजेब का कार्यकाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि म्यूजिक की बुक्स जो है इसका भी ट्रांसलेशन संस्कृत से पर्शियन में हुआ था औरंगजेब के कार्यकाल में सर। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी और कोर्ट पोर्ट्स से जैसे आपको एक जफर जटाली मिल जाएंगे, जिन्होंने कुलियत लिखी थी एक पोइट्री के रूप में सर। ठीक है, औरंगजेब की ही फैमिली से थी जेबू निसा, जिनके द्वारा दीवान मकफी लिखी जाती है। तो इस दौर में आपको बहुत सारी भाषाओं का इवोल्यूशन देखने को मिलता रहेगा। खैर, मुगलों के कार्यकाल में तो आपको पता ही है, मुगलों के कंटेम्पररी में रीजनल स्टेट्स हुआ करते थे, दक्कन के स्टेट्स से दक्कनी सुल्तान्स, उनके कोर्ट में भी पर्शियन लिटरेचर पहुंचा। ये पर्शियन लिटरेचर में दक्कनी सुल्तान्स में बीजापुर करके एक स्टेट हुआ करता था, अगर आपको याद होगा, जो रूल करता था गोलकोंडा से सर। ठीक है ना, समझे? सॉरी, दे यूज्ड टू रूल इन द रीजन्स ऑफ गुलबर्गा, है ना, एंड गुलबर्ग से लेके वी विल कम टू नो कि गोवा वाला जो रीजन है उनके हाथ में, गोलकोंडा में तो कुतुबशाही थे सर। ओके, सो ये जो बीजापुर स्टेट था, इनके कोर्ट में आते हैं फरिश्ता।
फरिश्ता पर्शिया से आए थे, ईरान से आए थे, इन्होंने लिखी थी तारीख-ए-फरिश्ता और इन्होंने गजनी के आक्रमण के बाद इंडिया में कैसे इस्लामिक रूलर्स आए, कैसे इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ, कौन-सी डायनेस्टी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अलाउद्दीन खिलजी से लेके मुगलों से लेके सबके बारे में इन्होंने लिखा है क्योंकि ये 17th सेंचुरी में किताब लिखी गई है, याद रखना सर, ठीक है? इनफैक्ट इस दौर में हिंदी भी का भी डेवलपमेंट हुआ, हिंदी के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, कैसे रामचरितमानस, है ना? वी विल सी के लिखी जाती है तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास वाज एक्चुअली कंटेम्पररी ऑफ अकबर, है ना? याद रखना, वो अकबर के कंटेम्पररी थे, वो सीधे अकबर को नहीं मिले थे, he had not met him personally, but Akbar had sent his ambassadors to meet तुलसीदास जी as well, सर, है ना? तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके सिवाय उर्दू लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ इस दौर के अंदर, there is a development of Urdu language as well. Urdu is a mixture of हिंदुस्तानी, खड़ी बोली एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस, फारसी। तो स्थानिक भाषा, फारसी भाषा का मिक्सचर के साथ कैंटोनमेंट्स में, छावनियों में डेवलप हुआ था, कैंटोनमेंट्स, ओके, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में सर, ओके। ये लेटर ऑन फिर तुगलक के समय तक साउथ इंडिया में चली गई, जब सूफी सेंट और एडमिनिस्ट्रेटर साउथ में गए तो उसकी एक बोली निकल गई जिसे हम लोग कहते हैं दक्खनी बोली, दक्खनी। सो जो डेक्कन की भाषा है उसके साथ वो मर्ज होती है, हैदराबाद में आज की तारीख में बोलते हैं, हैदराबादी उर्दू है, कन्नड़ा स्पीकिंग एरियाज में, कर्नाटका में भी आपको उर्दू का लफ्ज उपयोग होते हुए मिल जाएगा सर, ठीक है। तो आज तो बहुत मिक्सचर है, पर उर्दू बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा लेटर पीरियड में कंपोज की गई, जैसे खुसरो खुसरो थे, आमिर खुसरो, जिनकी राइटिंग्स बहुत ही मतलब, है ना, उम्दा है उर्दू को लेके। मीर ताकी मीर थे सर, ठीक है ना, समझे, है ना? किसी ने कहा है कि इस रेख्ते के अकेले ही मालिक नहीं तुम हो गालिब, सर, है ना? इस रेख्ते के अकेले ही मालिक तुम नहीं हो गालिब, तुमसे पहले इस रेख्ते में और कोई भी मीर हुआ करता था, सर, ठीक है। तो रेख्ता मतलब उर्दू भाषा के लिए ही ये शब्द यूज होता है कि भाई यू आर नॉट द ओनली वन गालिब, even before you the Urdu language was at the pioneer, and Mir Taki Mir belong to the early period of Mirza Ghalib as well, sir, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि सौदा थे, दर्द थे, मिर्जा गालिब हुआ करते थे, बहादुर शाह जफर खुद उर्दू पोएट्री लिखते थे, वाजिद अली शाह अवध के नवाब, उनकी भी उर्दू में कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगी, सैयद अहमद खान, अगर आपको पता होगा, जो अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ की संस्थाएं बनाते, वो उर्दू में कंट्रीब्यूट करते हैं, मोहम्मद इकबाल, अलामा इकबाल, जो ब्रिटिश काल में वी विल सी की भारत की जब नेशनलिज्म की वेव चल रही थी तब भी वो उर्दू भाषा का उपयोग करेंगे। तो बहुत सारे ऑथर्स हैं, शायद तक आपको नाम पूछा जा सकता है कि उर्दू में किन-किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो हमें पता होना चाहिए। तो एक ये भी ट्रेडिशंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिडिवल इंडिया में सूफी लिटरेचर का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। भक्ति लिटरेचर तो अलग से पढ़ेंगे क्योंकि भक्ति में वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस आती है, आसामीज़ आती है, उड़िया आती है, बंगाली आती है। पर उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज का जो मिक्सचर है वो आपको इसमें पर्शी भाषा बहुत देखने को मिलती है, फारसी भाषा, और वो थी आपके सूफी ट्रेडिशन में। अब सूफियों में क्या था कि सूफी संत एक दूसरे के साथ संवाद करते थे। सूफी संत ने अपने शिष्यों के साथ, अपने डिसाइपल्स के साथ डिस्कशंस किया। सूफियों ने वी विल सी कि अपने बारे में बताया, और उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो मुरीद हुआ करते थे, सूफियों में एक प्रथा थी, अगर आपको पता होगी, जिसे हम लोग कहते हैं पीर और मुरीद की प्रथा। अंडर द पीर मुरीद सिस्टम वी विल फाइंड कि पीर के बारे में बहुत सारे मुरीदों ने लिखा है सर, ठीक है। तो उन दोनों की कहानी आपको यहाँ से मर्ज होती हुई देखने को मिलेगी। तो एक थी मालफुजत, मालफुजत ये बेसिकली डिस्कोर्सेज ऑफ सूफी सेंट्स थे, और वो बेसिकली लेटर्स के रूप में इंक्लूड किए गए थे। एक थे मकतूबत, है ना, दिस वर द लेटर्स रिटन बाय द सूफीज, ओके ना, समझे। और तीसरी थी तजीकरात, तजीकरात, है ना, दे वर द बायोग्राफीज और बायोग्राफिकल डिक्शनरीज ऑफ द सूफी सेंट्स। तो बहुत सारी किताबें हैं, मालफूजात, मकतूबत एंड तजीकरात, इन सब का कंपोजिशन हुआ है इन मल्टीपल वर्क्स, ओके। अब जैसे कोई निजामुद्दीन औलिया का शिष्य होगा तो उन्होंने औलिया के बारे में लिखा है सर, ठीक है ना, समझे। जैसे आमिर खुर्द करके एक ऑथर है, इन्होंने लिखा है सियार उर औलिया। सियार उर औलिया इज अ टेक्स्ट ऑफ मकतूबत, जहां निजामुद्दीन औलिया की बात की गई है सर, ठीक है ना, समझे। वैसे ही दारा शुको देखोगे तो वो भी लिखते हैं कि सकीनत उल औलिया सर, ठीक है ना, समझे। ये सकीनत उल औलिया। अब्दुल रहमान वो चिश्ती के बारे में लिखता है, चिश्ती सिलसिला अगर आपको पता होगा, तो वो वी विल सी कि अजमेर में एस्टेब्लिश था, अकबर इनको बहुत मानते थे। तो ये सब मकतूबत के अलग अलग प्रकार है, दिस आर ऑल द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ मकतूबत एंड मलफूजत एंड ताजिकरत, ओके। तो आपको यूपीएससी टर्मिनोलॉजी पूछेगी कि व्हाट इज मकतूबत, व्हाट इज मलफूजत, व्हाट इज ताजिकरत, कीवर्ड बेसिस, है ना, तो इसको याद रखिएगा। इस तरह से मिडिवल इंडियन हिस्टोग्राफी के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं।
आज का हमारा सेशन जो है थोड़ा फैक्चुअल रहा है, मुझे पता है, पर मुझे आपको रिवाइज करवाना था, एग्जाम सेंट्रिक, सीधी बात, नो बकवास करना था सर, ठीक है। इनके ऊपर हर एक किताब या हर एक मकतूबत के ऊपर 1 घंटा 1.5 घंटा अपन समझा सकते हैं, उतनी हमारे पास ठीक-ठाक मतलब आप राइटिंग कर पाओ उतनी भी मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ, पर वो अभी यहाँ नहीं करेंगे, अभी प्रीलिम सेंट्रिक बातें ही करेंगे सर, ठीक है। पर अगर आप डिटेल्ड क्लासेस लेना चाहते हो, इसको कैसे अप्लाई करना है इन द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि यूपीएससी ने मिडिवल इंडियन हिस्टोग्राफी के ऊपर एक सवाल पूछ भी दिया था और पूछा था कि पर्शियन हिस्टोग्राफी क्या स्पिरिट ऑफ द एज को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता। उन सब के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे प्लस क्लासेस के ऊपर। अभी डिस्काउंट चल रहा है, ये कोड यूज करिए पीएन लाइव, 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी आपको कवरेज मिल रहा है, 50% ऑफ है, बुरा ना मानो, होली है। एक और पावर पैक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, रीजनल लिटरेचर के साथ आपको वापस मिलूंगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।